वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। सो ये हमारा पीएनसी में आज थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले के दो लेक्चर्स दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन अच्छे से देख लिया, आपको समझ में आ गया, आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और अरेंजमेंट। क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है परम्यूटेशन? चलो ठीक है, मैं इसको पहले डिफाइन कर देते हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन is an arrangement of all or some of the objects taken from a set of objects with respect to the ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। देखो मतलब क्या है इसका, देखो ये तो हो गई इंग्लिश, लेकिन अब सीधी सीधी लेमैन टर्म्स में आसान भाषा में अगर मैं समझूँ तो परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट इन अ ऑर्डर्ड मैनर। यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स। इसका मतलब क्या, मतलब समझते हैं। देखो मान लो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक सेट है, एग्जाम्पल एक सेट है, लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी। एक सेट है एस इक्वल टू ए बी सी। अब कितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? देन टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। अभी मैंने क्या बोला था? सम और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम अ सेट। तो अब मैं इस एस से तीन ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ए बी और सी, तीनों ले रहा हूं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। देखो कौन कौन से होंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अरेंजमेंट क्या क्या होंगे, ए बी सी हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, फिर बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है और सी बी ए हो सकता है। ये 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इन तीन लेटर्स को यूज करके। एक बात जो यहाँ पे गौर करने वाली, जो ध्यान देने वाली है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए बी सी और ए सी बी दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यहां पे एक चीज मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या? ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी दोनों डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसलिए जब मैं बोलता हूं कि 1 2 3 एक नंबर है, 3 डिजिट 1 2 3 और 3 2 1 दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब क्या मैं इस चीज को समझ सकता हूं? इसका एक मतलब ये भी तो हुआ, ऑल द नंबर्स आर different arrangements of digits
0 to 9 taken all और सम एट अ टाइम। देखो टेकन ऑल एट अ टाइम और टेकन सम एट अ टाइम, इसका मतलब मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, फिर दोबारा एक बार बता रहा हूं। टेकन ऑल एट अ टाइम का मतलब है 0 से 9 सारी यूज करनी है। सम एट अ टाइम 0 से 9 में कुछ यूज करनी है, कुछ नहीं करनी है। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यस अलाउड। इसका मतलब क्या है, कुछ डिजिट ले ली, मान लो 3 डिजिट ले ली मैंने, 1 2 और 3। अब उसमें से रिपीटेशन अलाउड है मान लो, या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 2 और 3 से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, वही जो ABC से बनाए हैं सेम कॉम्बिनेशन वो बन जाएंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। थ्योरम 1, थ्योरम 1 says total arrangements of n distinct objects, total arrangements of n distinct objects taken all at a time when repetition is not allowed is n फैक्टोरियल। मतलब क्या है इसका, अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड टेकन ऑल एट अ टाइम, मैं सारे एक साथ ले रहा हूं, सम आई एम नॉट टेकिंग सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, आई एम टेकिंग ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, और रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो टोटल अरेंजमेंट्स कैसे बनेंगे इस केस में, n फैक्टोरियल। अब अगर आप ऊपर देखो तो यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने थे, A B और C, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। मैंने आई टुक ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, तीनों के तीनों सेलेक्ट करे, तीनों के तीनों लिए मैंने A B और C, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने आए तीनों से, 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो 6 अरेंजमेंट्स देखे थे हमने। क्लियर हुआ है बात, ये बात क्लियर है ना। फिर भी एक लिख रहा हूं इस चीज को, टोटल अरेंजमेंट्स of all the elements of S when repetition is not allowed is 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला जो थ्योरम कहता है उसके हिसाब से 3 फैक्टोरियल होगा, और अभी हम देख चुके हैं 6 आया था एक्चुअल में, राइट। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इस चीज का एक बार प्रूफ भी समझते हैं। प्रूफ, अब हमें ये पता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां पे परम्यूटेशन या अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो वो परम्यूटेशन है। देखो ये n प्लेसेस हैं, राइट, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहली प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं मेरे पास, n वेज है, फिर n-1 है, n-2 है, ऐसे करते करते ये टोटल लास्ट में 1 होगा। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज n into n-1 into n-2 till 1, और ये तो हमने पिछली क्लास में देखा है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। देखो बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। चलो आगे चलते हैं।
अब कुछ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with meaning or without meaning which can be formed using the letters of the word vectors such that each letter appears exactly once. Taking all at a time. या इस ऐसे भी हो सकता है, तो फाइंड द 7 लेटर्ड वर्ड्स. देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करो. लैंग्वेज क्या कह रही है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड वेक्टर्स सच दैट ईच लेटर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस. देखो जब उसने ये बोल दिया कि सच दैट ईच लेटर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, तो इसका क्या मतलब है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है. और जब वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या मैं मान सकता हूं मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 लेटर्स हैं, राइट? 7 लेटर्स बोल दो, 7 ऑब्जेक्ट्स बोल दो, V E C T O R और S. इनसे कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स बन सकते हैं? जरूरी नहीं कि उनका कोई मतलब ही हो, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग. ऑल दी वर्ड्स विल बी द अरेंजमेंट ऑफ दीज 7 लेटर्स. तो टोटल कितना होगा वो? 7 फैक्टोरियल. तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 5040. क्लियर हुआ? आसान था ये वाला बहुत. चलो अब एक बार एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर आर 5 boys and 5 girls in how many ways all of them can be seated in a row if A part, no restriction. B, boys and girls are alternate. C, all the girls are together. D, all the girls are not together. E, 2 particular girls are always together. F, 2 particular boys are never together. ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से. देखो क्वेश्चन क्या है.
देर आर 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, 5 बॉयज़ है 5 गर्ल्स हैं, उनको एक रो में बिठाना है मुझे उन सबको, सच दैट पहले सबसे पहला पार्ट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन। कैसे करेंगे हम इसको, पहला मैं करके दिखा रहा हूं। नो रिस्ट्रिक्शन, देखो जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है मेरे पास, मतलब 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, मतलब टोटल डिफरेंट कितने लोग हैं मेरे पास, 10 लोग हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है, मतलब कि एक लाइन में अरेंज करना है, जिसके कितने आंसर्स हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। सिंपल है वाला। तो अब बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ बनेगा, B1 B2 B3 B4 और B5। अब जो जो मैं रेड से क्रॉस कर रहा हूं ना, वहां पे गर्ल्स बैठेंगी, ठीक है। अब ये जो 5 बॉयज हैं, ये इसी टाइप का परमिटेशन होना चाहिए, इसी टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए जब बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट हैं। तो जो बॉयज हैं वो आपस में क्या 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। मैंने इन 5 पोजीशन पे 5 बॉयज को बिठा दिया, अब वो लेकिन वो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी तो हो सकते हैं आपस में, हो सकता है B2 पहले आ जाए, हो सकता है B3 पहले आ जाए, राइट। अब जो बच्ची 5 गर्ल्स, 5 पोजीशन उन पे 5 गर्ल्स ही बैठेंगी, और वो कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं आपस में, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना, पहले गर्ल्स ऐसा अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है कि अब यहां पे बॉयज बैठ जाएं, इसमें भी बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट है, इसमें भी पांचों बॉयज आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे और पांचों गर्ल्स भी आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगी। तो टोटल केसेस कितने आ गए, टोटल वेज 2 × 5 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, इन दोनों केस को ऐड कर दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो दोनों को ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब सी क्या है, सी इज ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। देखो इस पार्ट को कैसे करेंगे हम, अगर ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर है ना, तो एक काम करो, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, और जो 5 गर्ल्स है ना, G1 G2 G3 G4 G5, इनको एक ही एंटिटी मान लो इन सबको, ठीक है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टोटल कितने लोग हुए, कितने लोग मानेंगे हम, 6। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल होगा। बट ये जो गर्ल्स हैं आपस में भी तो अरेंज कर सकती हैं, ये तो आपस में अरेंज हो ही सकती है ना। तो इनका अरेंजमेंट कितना हुआ, 6 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, राइट। समझ आया। अब डी क्या कहता है, डी कहता है ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। तो ऑल द थिंग्स आर नॉट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल द बॉयज आर नॉट टुगेदर, ऐसे क्वेश्चंस में टोटल माइनस रॉन्ग केसेस कर दो। तो टोटल कितना है यहाँ पे हमारा, टोटल है 10 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे रॉन्ग केसेस। रॉन्ग केसेस वो होंगे जहां पे सारी गर्ल्स साथ में है, सारी गर्ल्स टुगेदर है, जो कि हमारा सी पार्ट था। उतने केसेस हमें इसमें से क्या करने हैं, माइनस करने हैं। क्लियर हुआ, सॉरी। अब ई लेते हैं, ई क्या कहते हैं, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। मान लो G1 और G2 हमेशा साथ में है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, B1 B2 B3 B4 B5, G1 और G2 को इनको साथ में मान लो, G3 G4 G5। अब कितनी एंटिटीज, कितने लोग हैं मेरे पास, 5 और 4 9। तो इनका अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है, 9 फैक्टोरियल। बट अब 9 फैक्टोरियल है तो जो अब गर्ल्स हैं G1 और G2, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती है ना, 9 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल हो गया, राइट।
एफ कहता है टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। अब देखो इसमें सेम करेंगे, टोटल माइनस रॉन्ग केसेस, टोटल कितना है 10 फैक्टोरियल। इसमें से वो सारे केसेस हटा देता हूं जिसमें G1 और G2 साथ में आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। फाइंड दी, या ऐसे लिखता हूं इसको, हाउ मेनी नंबर्स can be formed by digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 taking all at a time if each digit should appear exactly once। देखो यहां पे हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 सच दैट ऑल द डिजिट्स appear exactly once taking all at a time। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को सारे नंबर्स एक साथ यूज करने हैं मुझे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्यों रिपीटेशन अलाउड नहीं है? क्योंकि शुड अपियर एग्जैक्टली वंस बोला है उसने, ठीक है ना? शुड अपियर एग्जैक्टली वंस, राइट? चलो अब आगे करते हैं। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? ब्लाइंडली नंबर्स फॉर्म कर दो, कंसिडरिंग कि कोई भी जीरो नहीं है। तो कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? ये 6 डिजिट से 6 फैक्टोरियल माइनस रॉन्ग केसेस, टोटल माइनस रॉन्ग केसेस। इसके लिए रॉन्ग केसेस क्या होंगे? इसके लिए रॉन्ग केसेस वो होंगे जब फर्स्ट प्लेस पे जीरो आएगा। मतलब कि अब देखो जो ये 5 डिजिट है, इनको तो मैं कोई भी एक 5 डिजिट नंबर ट्रीट कर सकता हूं। तो ऐसे कितने बनेंगे? ये 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जीरो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स्ड है, तो 5 डिजिट आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर्स कितने बने? 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो जब भी मैं जीरो यूज करके कोई नंबर बनाऊंगा आगे भी, इसको याद रखना, मैं टोटल माइनस रॉन्ग केसेस करूंगा। टोटल होते हैं जब मैं विदाउट कंसिडरिंग जीरो को, कि जीरो को जीरो ना मानते हुए सारे नंबर्स बनाता हूं। माइनस रॉन्ग केसेस वो केसेस जब जीरो फर्स्ट प्लेस पर आता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत एक्सटेंसिवली मैं इस चीज को यूज करूंगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हाउ मेनी 3 digit numbers are there such that the digits form an AP in any order। अब देखो इन एनी ऑर्डर का क्या मतलब है? इन एनी ऑर्डर का क्या मतलब है? मान लो एक नंबर है 2, 1, 3। क्या ये नंबर एपी में दिख रहा है आपको? 2, 1 और 3 एपी में नहीं है, लेकिन इसका एक अरेंजमेंट 2, 1 और 3 का 1, 2, 3 भी है, एक अरेंजमेंट 3, 2, 1 भी है। तो 1, 2, 3 और 3, 2, 1 तो एपी है ना।
तो इन एनी ऑर्डर का मतलब है अगर मैं उन डिजिट्स को अरेंज करूं और कोई एपी बन जाती है तो भी मुझे उस नंबर को काउंट करना है। तो मुझे 123 को भी काउंट करना है, मुझे 213 को भी काउंट करना है, मुझे 321 को भी काउंट करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है? अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ना मान लो तीनों डिजिट सेम है। तो अगर तीनों डिजिट सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं वो भी एक एपी होगी, कांस्टेंट एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? हर प्लेस को फिल करने के मेरे पास 9 वेज है, इसको 1, इसको भी 1, तो टोटल 9 नंबर्स पॉसिबल हैं यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि पहली प्लेस पे मैं 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर फिल कर सकता हूं, उसके बाद सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास एक एक चॉइसेस ही हैं। मान लो मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 डाल दिया तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे मैं 1 ही डाल सकता हूं। ये वो केस है जब मेरा कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 0 है। अब बी केस लेता हूं मैं। बी केस वो है, मान लो ए बी सी ये एक एपी फॉर्म करता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1 की एपी, तो कितने पॉसिबल हैं? कितने पॉसिबल हैं ऐसे? कॉमन डिफरेंस 1। अगर कॉमन डिफरेंस 1 होगा तो बी कहां से कहां तक हो सकती है? बी वुड बिलोंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? 2 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? सोचो, 8 तक। तो ऐसी कितनी एपीज पॉसिबल हैं ऐसी कि बी जो है 2 से 8 हो जाए? क्यों 2 से 8 हो जाए? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एपी की कि अगर कॉमन डिफरेंस देखो 1 है तो इसमें और इसमें बी और ए में अगर 1 का गैप हो और सी और बी में 1 का गैप हो तो जाहिर सी बात है मैं ए को 2 नहीं पुट कर सकता। ए को 2 पुट कर सकता हूं, मैं बी को 1 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ए के पास कोई चॉइस ही नहीं बची, तो इसलिए बी को 2 ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी इसका मतलब 7 एपी पॉसिबल है जब कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 होगा। लेकिन जो 7 एपीज हैं ऐसे नंबर्स कितने होंगे? मान लो मैंने एक एपी बनाई 3 2 4, तो इस एपी से कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये डिजिट आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है, राइट। मैं 3 2 4 को भी तो काउंट करना है मुझे, तो यानी हर एपी 3 फैक्टोरियल नंबर्स देगी। तो मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए? 7 इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर इज 42। अच्छा एक बात और, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं 0 यूज नहीं कर रहा हूं कहीं भी, मैं 0 कहीं भी यूज नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब सी कौन सा केस है? सी वो केस है जब कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 हो जाता है। तो यहां पे जो ए बी सी है, बी की क्या रेंज होगी? अब बी 3 से स्टार्ट हो सकता है, 3 4 5 6 7 हो सकता है, नहीं हो सकता? 7 बिल्कुल पॉसिबल, 8 नहीं हो सकता। तो कितनी एपीज आई टोटल? 5 एपीज। और नंबर्स कितने हुए? 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर यूज किया बी में वही सी में यूज कर लिया। डी, जब डी 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो जो ए बी सी नंबर है उसमें बी की क्या रेंज होगी? बी कहां से स्टार्ट हो सकता है? अब बी 4 से स्टार्ट होगा, 5 6, बस 6 तक जाएगा। तो कितनी एपीज आई? 3 एपीज आई। तो नंबर्स कितने हो गए ये? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 18 नंबर्स। ई, जब कॉमन डिफरेंस 4 हो जाए तो बी की सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है विच इज 5। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स होंगे?
सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 नंबर्स होंगे। AP क्या बनेगी इस केस में 1 5 9 और इन तीनों डिजिट्स का अरेंजमेंट। बट क्या सारे नंबर्स काउंट कर लिए क्या मैंने? नहीं, अभी मैंने वो नंबर्स नहीं काउंट करे जिसमें 0 भी है। F पार्ट व्हेन 1 डिजिट इज 0, क्योंकि देखो सेम सी बात, सिंपल सी बात है, 2 जीरोस नहीं हो सकते, एक ही 0 पॉसिबल है। व्हेन 1 डिजिट इज 0, मान लो एक नंबर यहां पे 0 है, बीच में 0 आ सकता है क्या? टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि टेंस प्लेस पे 0 डाल दूंगा तो AP बन ही नहीं पाएगी कभी भी, इसलिए मुझे 0 को यहीं डालना पड़ेगा, B A। अब देखो यहाँ पे A प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू 2B, AP की प्रॉपर्टी है, तो A मस्ट बी इक्वल टू 2B, राइट। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, B की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? B 1 हो सकता है, B 2 भी हो सकता है, B 3 भी हो सकता है, B 4 भी हो सकता है, B 5 नहीं हो सकता। तो B की ये 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। हर B के लिए एक AP पॉसिबल है, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे ऐसे? 4 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 4 APs बनेंगी, हर B के लिए एक AP बन रही है। और ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें से 2 डिजिट B हैं और एक 0 है? अभी मैंने ऊपर बताया था 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि ऐसे 16 नंबर्स पॉसिबल है। क्लियर हुआ? अब फाइनल टोटल नंबर्स कितने हो गए, ये ऐड कर लो सबको। देखो 16 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 42 और प्लस 9, कितने हुए? 16 6 22 22 18 40 70 112 एंड 9 121। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 121। क्लियर हुआ? क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब एक और नया थ्योरम पढ़ते हैं हम, एक और नया थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम 2। टोटल अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशंस of n distinct objects taking r at a time। अब इस बार मैंने सारे नहीं लिए, अब मैंने सिर्फ उस n में से r लिए at a time when repetition is not allowed, is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? देखो इसका भी एक बार प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। प्रूफ क्या कहता है इसका? मान लो ये r प्लेसेस हैं, इसको फिल करने के कितने वेज हैं? इसको फिल करने के n वेज हैं, इसको फिल करने के n माइनस 1 n माइनस 2, करते करते इस वाली प्लेस को फिल करने के n माइनस r माइनस 1 वेज बचेंगे, राइट। तो बाय FPC टोटल वेज कितने होंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल
एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है ना। लेकिन अब ये फैक्टोरियल नहीं है, मुझे इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। n माइनस आर माइनस 1 टिल 1, n माइनस आर नंबर से 1 से लेके n माइनस आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे n माइनस, तो ये यही तो बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल ही तो हो गया वो, और ऊपर क्या बन गया, ऊपर n फैक्टोरियल बन गया। क्लियर है, प्रूफ क्लियर हुआ। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने लिखी है, इसको ना मैं NPR बोलता हूं। दिस इज NPR और परम्यूटेशन कोफिशिएंट। परम्यूटेशन कोएफिशिएंट बोल लो, चाहो तो फंक्शन बोल लो, एक ही बात है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम NPR का। दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, एंड r इज फ्रॉम 0 to n, and this is 0 if r is greater than n। देखो n में से n से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए वो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये डेफिनेशन अच्छे से देख लो एक बार। यहां पर आई वुड सजेस्ट कि आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार अच्छे से देखें, ठीक है। अब इस NPR के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1, NPN इज n फैक्टोरियल। देखो NPN का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट और परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम, मतलब टेकन ऑल एट अ टाइम हो गया। टेकन ऑल एट अ टाइम तो अभी हमने देखा n फैक्टोरियल है, और फॉर्मूले में भी अगर आप डालोगे तो ये बनेगा, इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n फैक्टोरियल ही आ गया। फिर सेकेंड थिंग इज NP01, कोई भी वे n में से कोई भी चीज ना सेलेक्ट करने का वे कितना होगा, 1 होगा। n एक चीज को रख रख के देखने के n वेज होंगे, इसलिए NP1 इज 1, NP1 इज n। अब फोर्थ थिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ध्यान से देखना। NPR कैन बी रिटन एज n टाइम्स n माइनस 1 PR माइनस 1। n और r दोनों एक एक कम कर दो। सिमिलरली दिस इज, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर n माइनस 1 को ना n माइनस 2 से रिप्लेस कर दो, या n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। क्लियर हुआ। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू n माइनस आर, n माइनस 1 पी आर है इस बार, n माइनस 1 पी आर, n माइनस आर टाइम्स ऑफ n माइनस 1 पी आर माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। और एक लास्ट फॉर्मूला, क्या कहता है वो, NPR अपॉन NPR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1। इसको याद कैसे रखोगे, दोनों साइड पे जो n है ना वो सेम है ऊपर नीचे, लेकिन जो r है वो नीचे एक कम है ऊपर से, तो दिस इज n माइनस आर प्लस 1। क्लियर हुआ। 2 मिनट देख लो इनको पॉज करके, वीडियो देख लो आप आराम से, देख लिया, चलो आगे चलो।
चलो इन पे क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या चलो ठीक है इस पे क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। फाइंड एन और इफ 56 p r plus 2 r plus 6 divided by 54 p r plus 2, this is equal to 30800 upon 1. फाइंड r। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको ऐसे लिख लो भाई, अच्छा 56 है ना, इसी को देखो ऊपर नीचे जो n है, जो परम्यूटेशन कोफिशिएंट का जो n है वो एक में 56 है एक में 54, तो 56 को 54 बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे बना देते हैं, जैसे n इंटू n माइनस 1 था ना, राइट, और ऊपर था n माइनस 2, और नीचे क्या आएगा, इसमें से 2 कम करने पड़ेंगे, तो r प्लस 4 हो जाएगा, ये r प्लस 4 हो जाएगा ना। क्लियर हुई बात? या कोई डाउट? अच्छा एक मिनट, ये माय बैड, यहाँ पे ये r प्लस 3 है, ठीक है। यहां पर अब आप इसको जब कैंसिल कर दोगे तो आपके पास ये बन गया ना, ये बनेगा 10। अब देखो मैंने ऊपर आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, कैसे कराया था, जो लास्ट फॉर्मूला है कि ऊपर नीचे n सेम है और जो r है वो नीचे एक कम है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 54 n माइनस आर प्लस 1 था, लेकिन r प्लस 1 की जगह r प्लस 4 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से r की क्या वैल्यू आती है, 54 और 5 इज 59, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 41। क्लियर हुआ? ठीक है ना, r की वैल्यू यहाँ से 41 आ गई। लेट्स मूव अहेड। अब क्या कहते हैं, देखो इसको, चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं। फाइंड r इफ if 8p5 5 into 8p4 is equal to 9pr। कैसे करोगे इसको, इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे? देखो 8p4 कॉमन ले लो, अब यहाँ पे 8p5 अपॉन 8p4 क्या होगा, फॉर्मूले से ये होगा 8 n माइनस आर प्लस 1, राइट, तो n प्लस 1 माइनस r कितना होगा यहाँ पे 5, कितना बन गया, ये बन गया 9 माइनस 5 इज 4। कुछ गलती कर दी शायद, कुछ तो गड़बड़ हुई। n माइनस आर प्लस 1 सही तो लिखा है, r की जगह 5 डाला, अच्छा प्लस 5 भी तो है, -5 प्लस 5 तो 9 हो गया। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी को रिवर्स यूज करूंगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 9p5, तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। क्लियर हुआ?
Let's move ahead. Let's move ahead now. Question is, 7 athletes are participating in a race. In how many ways? Wait. ये क्या हो गया स्क्रीन को? In how many ways can they win first 3 prizes? अब इसमें से आपको आइडियली 7 में से 3 एथलीट्स को अरेंज करना है 1, 2 और 3 पोजीशन पे, तो कितने वेज होंगे? 7p3। क्लियर हुआ? How many 9-digit numbers can be formed such that all the digits are different? ये कैसे करोगे? देखो, मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। इनमें से सबसे पहले अभी मैंने ऊपर जब पढ़ाया था आपको क्या बताया था? टोटल माइनस रॉन्ग, टोटल माइनस रॉन्ग, टोटल माइनस रॉन्ग। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे अगर मैं 0 को 0 ना समझूं तो? 10 में से 9 अरेंज करने, 10p9। रॉन्ग कितने होंगे? 0 को फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर दिया, मतलब कि 9 डिजिट्स में से 8 डिजिट का नंबर, यानी कि 9p8। ये आंसर होगा। दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर? फिर से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया हमारा, टोटल माइनस रॉन्ग का। क्वेश्चन, "11 animals are to be caged in 11 cages such that four of the cages are too small for 6 of the animals. Find the number of ways of caging the animals." यहां पर अब देखो, आप 11 केजेस में जो 4 केज है ना, वो बहुत छोटे हैं 6 लोगों के लिए। तो 11 में से बच्चे कितने? 7। तो जो 6 बड़े एनिमल्स हैं वो 7 में अरेंज हो सकते हैं, मतलब 7 प्लेसेस हैं आपके पास 6 एनिमल्स के लिए। तो कितने वेज हो गए? 7p6
मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करूं तो जो बाकी बचे हुए कितने 5 एनिमल्स हैं और 5 केज है, वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, केज 1 केज 2 केज 3। क्लियर हुआ? क्लियर है ना क्वेश्चन? अब चलो आगे करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर of 4-digit numbers find the total number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 such that repetition of digits is not allowed. Find the total number of 4-digit numbers that can be formed using the digits if such that repetition of digits is not allowed and the number is divisible by 6। 5 डिजिट है, 6 डिजिट है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनको यूज करके मुझे 4 डिजिट नंबर्स बनाने जो कि 6 से डिविजिबल हो। क्लियर हुआ? नाउ सिक्स की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 6? वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए और इवन होना चाहिए, या फिर 2 से डिविजिबल होना चाहिए या इवन होना चाहिए, एक ही बात है। सबसे पहले देखो इन डिजिट्स का सम कितना है, 0 + 1 + 2 15। मुझे इन 6 में से कोई 2 डिजिट तो छोड़नी पड़ेंगी, सॉरी। तो वो जो 2 डिजिट्स मैं छोड़ूंगा वो कैसे डिजिट्स होनी चाहिए? डिजिट्स that are not to be used to form numbers should add या तो 0 हो या 3 हो या 6 हो या 9 हो। इसके बाहर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम सम कितना 9 है, राइट? तो जो डिजिट्स मुझे यूज करनी है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो नंबर देख रहा हूं जो 3 से डिविजिबल होंगे। पहले मैं वो नंबर देख रहा हूं जो 3 से डिविजिबल होंगे। ऐसे वो नंबर्स निकाल रहा हूं ना मैं जो डिजिट्स यूज करनी है। देखो डिजिट्स टू बी यूज मस्ट बी, देखो 0 तो मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि मुझे 2 डिजिट छोड़नी है, तो एक 0 भी छोड़ दिया तो कोई और एक भी छोड़ो, सम हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे डिजिट उठाता हूं कि जब मैंने 3 जो 2 डिजिट छोड़ी हैं उनका सम 3 हो। क्या क्या होंगी वो? 0, 3, 4 और 5। एक सेट तो ये हो गया। दूसरा सेट क्या होगा? दूसरा सेट क्या होगा? 0, 2, 3, 4 भी पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और अब 0, 1, 2, 3 भी पॉसिबल है। और कोई पॉसिबल है? सोचो। 0, 1, 3, 5 पॉसिबल है। अभी मैं सिर्फ 3 से डिविजिबल नंबर्स बना रहा हूं, और 1, 2, 4, 5 भी पॉसिबल है।
अब इन सारे डिजिट्स को, इन सारे सेट्स को इंडिविजुअली यूज करके मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं, वो सारे नंबर्स आई कैन बी श्योर कि 6 से डिविजिबल जरूर होंगे, ठीक है। तो इसमें अब मैं केस कैसे डिवाइड करूंगा, देखो पहले मैं लेता हूं कौन सा सेट लूं, वन, टू, 4 और 5। पहले ये सेट लेता हूं मैं। ये सेट क्यों ले रहा हूं मैं? ये सेट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, ये सेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे, सोचो, इसको यूज करके मुझे क्या बनाना है, इवन नंबर्स। तो कितने वेज में पॉसिबल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देख लो, इसको फिल करने के 2 वेज है मेरे पास, या तो 2 या 4। अब ये 3, राइट, ये 2, ये 1, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल टू 12, राइट। अब देखो सेकंड सेट क्या लूंगा मैं, सेकंड सेट में कंसिडर करता हूं 0, 1, 2, 3 और 0, 3, 4, 5। इस सेट को कंसिडर करने के पीछे क्या लॉजिक है, इस दो सेट को साथ में कंसिडर करने का लॉजिक ये है कि इनकी जो फॉर्मेशन है ना सेम है, एक इवन डिजिट है और एक जीरो है, एक इवन डिजिट है और एक जीरो है। तो मैं एक से बनाता हूं और इंटू 2 कर दूं तो आंसर यहां से आ जाएगा। तो कितने पॉसिबल हैं इसमें बनाने के लिए, कितने पॉसिबल होंगे यहाँ पे, कैसे कितने बन सकते हैं ये, देखो जब पीछे 2 है, जब यूनिट प्लेस पे 2 है तो आगे के लिए 3 नंबर बचे, 0, 1 और 3, ठीक है। तो टोटल नंबर्स 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना ये। तो जब ये 0 होगा तो टोटल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बनेंगे, क्योंकि आगे वाले 3 डिजिट्स अपने आप में कैसे भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ कितने बनेंगे यहाँ पे, ये हो गया 4 + 6 10, 2 × 10 20 सच नंबर्स बनेंगे, ठीक है। अब थर्ड केस कौन सा लूंगा मैं, थर्ड केस में लूंगा 0, 1, 3 और 5। इसमें सिर्फ ऐसे कौन से इवन नंबर्स होंगे जहां पे पीछे 0 आ रहा होगा, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 नंबर्स टोटल ऐसे बनेंगे। फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस होगा 1, 2, 3, 4, टोटल 5 केसेस हैं ऊपर, जिसमें से 4 मैंने कवर कर ली, लास्ट एक बचा है बस। कौन सा केस बचा है, 0, 1, 2, 3, नहीं, मेरा बचा है 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4। इसमें केस में क्या खास बात है, इसमें 2 डिजिट्स इवन है और एक 0 है। तो जब 2 या 4 यहां पर आए तो इसको फिल करने के 2 वेज, तो बचे 3 डिजिट जिसमें से एक 0 है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। लेकिन कितने आए ये नंबर्स बताओ, जब यहां पे 2 या 4 आ गया तो सोचो और जवाब दो। मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 8 नंबर्स हो गए। तो या फिर पीछे 0 आ जाए तो ऐसे 3 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 + 6 = 14। तो टोटल सच नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स पॉसिबल 14 + 6 + 20 + 12, 52। तो 52 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अब
एक और थ्योरम देखते हैं, चलो एक और थ्योरम देखते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स स्लैश permutations of n distinct objects when each of them can be taken any number of time. Is n to the power r. ठीक है, where r is the number of positions. एग्जाम्पल अभी आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ four-digit numbers with non-zero digits. आंसर, अब यहाँ पर कितने नंबर्स हैं मेरे पास, कितने डिजिट्स हैं? 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अकॉर्डिंगली जो पर हमने थ्योरम देखा अभी, उसके अकॉर्डिंगली आंसर कितना आना चाहिए? 9 की पावर 4, क्योंकि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 को मैं किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स ले सकता हूँ और 4 प्लेसेस हैं। इसी को मैं अगर एफपीसी से बोलूँ तो कैसे आएगा? इस प्लेस को फिल करने के 9 वेज हैं, इस प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, टोटल कितना आया? 9 की पावर 4। करेक्ट। फाइंड दी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड दी number of 6-digit odd numbers, 6-digit odd numbers such that each number contains digits out of 1 2 3 4 5 6 ओनली। 6 नंबर है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। इस प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे मैं सिर्फ 3 ही डिजिट फिल कर सकता हूँ, 1 3 और 5। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज है। बाकी बची जो 5 पोजीशन है ना, मैं उसमें 6 में से कुछ भी डाल सकता हूँ। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर। अनदर क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑटोमोबाइल license plates can be manufactured if the license plate consists of 2
distinct letters followed by 3 digits. आसान क्वेश्चन है ये बहुत. इसको फिल करने के 26 वेज, 25 वेज, फिर 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज. तो आंसर कितना हुआ? 26 इंटू 25 इंटू 10 की. ये आपका फाइनल आंसर हुआ. क्लियर? आज का लास्ट क्वेश्चन अब करेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे ध्यान से समझना. फाइंड द सम ऑफ all the numbers that can be formed using the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time if each digit appears exactly once. देखो क्या क्वेश्चन है. 2, 3, 4 और 5 हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाना है. ईच डिजिट अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड. ठीक है. सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. अगर कोई मेरे पास 4 डिजिट नंबर है A B C D, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब प्लस B मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर प्लस C मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस D. राइट? ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको प्लेस वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके. अब मान लो एक और कोई नंबर है EFGH, इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा. सॉरी, राइट. इन दोनों का जब मुझे सम लेना होगा ना, जब मुझे इन दोनों का सम लेना होगा, तो मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. प्लस B प्लस F 10 स्क्वायर राइट. ये आ गया. बस अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो अपना. देखो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा होगा? 3 फैक्टोरियल. जिनके यूनिट डिजिट पे 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा. ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल. अब जब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे, इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे, तो जब इन सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जैसे ऊपर D प्लस H हो रहा था, यूनिट डिजिट ये सारी ऐड होंगी. राइट? तो यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और कितनी बार होगा ये? सारे
3 फैक्टोरियल टाइम्स होगा। सिमिलरली जब यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर से ये 3 फैक्टोरियल नंबर्स, 3 फैक्टोरियल नंबर्स, 3 फैक्टोरियल नंबर्स, 3 फैक्टोरियल नंबर्स, इनका सम कितना होगा? सम ऑफ 10 डिजिट्स। देखो भाई, सिमिलरली ये भी 3 फैक्टोरियल टाइम्स, लेकिन इस बार इनके साथ मैं 10 भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। क्यों करूंगा मैं? क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू मुझे सम करना है इनका, राइट? तो दिस इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ? 5 और 4 9 14, ठीक है ना? 14 हो गया ये। तो 14 इंटू 3 फैक्टोरियल, 14 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 10। सिमिलरली 100 डिजिट और 1000 डिजिट भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो सम कितना बनेगा? टोटल सम। देखो हर प्लेस पे जो नंबर्स है ना, टोटल नंबर्स अगर मैं हर प्लेस पे फिक्स कर दूं 2 3 4 और 5 को, तो 3 फैक्टोरियल बनेंगे हर प्लेस के लिए। और जब मैं सम करूंगा इन सारे नंबर्स को, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हर नंबर को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? हर नंबर को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा फाइनली? 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 + 1। कितना आ गया ये? 14 इंटू 6 इंटू जीपी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो 1 इंटू 4 टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, तो 9 हो गया ये। 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो ये बना 28/3 इंटू 9999 इक्वल टू 28 इंटू 3333। इसका प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलता है 93324। तो यही सम होगा जब आप सारे नंबर्स को ऐड करोगे। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। जो आज हमने थ्योरम्स पढ़े, n फैक्टोरियल, NPR, n⁻⁴ उन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करें। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एक बार इसको फिर से देख लेना। नहीं समझ आया तो प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। प्लस आई विल मेक श्योर कि मैं आज के इस लेक्चर के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विच इज़ दी मैथ्स चैनल ओनली। उसका हैंडल है दी मैथ्स चैनल Y। आप डिस्क्रिप्शन से जाके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.